हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी इरिगेशन इंजीनियरिंग की है। आज हम लोग नया टॉपिक देखने वाले हैं, कैनाल्स के बारे में पर देखते हैं। कैनाल्स क्या होता है। कुछ कैनाल तो ऐसी होती हैं जो मैन मेड होती हैं, कुछ कैनाल्स मैन मेड कैनाल्स होती हैं। जो कैनाल मनुष्यों द्वारा बनाई जाती हैं उसे हम मैन मेड कैनाल बोलते हैं। जो कैनाल अपने आप बन जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल कैनाल्स होते हैं। कैनाल्स हम क्यों बनाते हैं? कैनाल्स बनाते हैं टू इरिगेशन के पर्पज से, सिंचाई के कार्यों के लिए हम कैनाल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। मान लीजिए ये आपकी कोई रिवर जा रही है, ठीक है, फ्लो ऑफ रिवर का इधर हो रहा है, ठीक है, डायरेक्शंस ऑफ फ्लो है। अब हमको क्या करना है, इसमें हमारा मान लीजिए यहाँ पे हमारी खेत है, ये सब पूरा क्या है, खेत है, इधर भी खेत है, इधर भी खेत है। अब हमको क्या करना है, इरिगेशन करना है तो हम डायरेक्ट जो है पानी को जो है डायरेक्ट पानी हम अपने रिवर में से डायरेक्ट हम कैनाल में तो नहीं ले जाएंगे। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा, बनाने पड़ेगा। तो कौन सा स्ट्रक्चर बनाने पड़ेगा? उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कैनाल बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारी रिवर है। अब हमें क्या है, खेत में, अपने खेत में पानी ले जाना है। मान लीजिए हमारा खेत है, तो पानी ले जाने के लिए खेत में क्या करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कुछ एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या स्ट्रक्चर, एक ऐसा ब्रिज बनाना पड़ेगा, या हमें क्या डैम बनाना पड़ेगा, या बैराज बनाना पड़ेगा। डैम जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डैम क्यों बनाते हैं? वाटर को स्टोर करने के लिए बनाते हैं। जब हमारा वाटर स्टोर कर जाएगा तो वाटर का जब स्टोर करेंगे तो वाटर की लेवल कुछ ना कुछ बढ़ जाएगी। जब वाटर का लेवल बढ़ जाएगा तभी तो हम पानी जब हम यहाँ से कैनाल बनाएंगे तभी तो हम पानी अपने खेतों तक पहुँचा पाएंगे। अगर लेवल नहीं बढ़ेगा वाटर का तब तो पहले मान लीजिए पानी का लेवल, ये जब हमने डैम बनाया पानी का लेवल पहले यहाँ था। अब जब हमने डैम बना के स्ट्रक्चर अपना तैयार किया तो पानी का लेवल कहीं यहाँ पे आ गया। जब वाटर का लेवल यहाँ पे आ गया तो अब क्या होगा, तो पानी जो है आसानी से इधर कैनाल में चला जाएगा। अब जिधर भी हमें इधर कैनाल बनाने, कई कैनाल हम निकाल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल निकालने। मेन कैनाल हमारी ये है, मेन कैनाल से फिर हम जो भी हम मेन कैनाल से हम कहेंगे ब्रांच कैनाल निकालेंगे, ब्रांच कैनाल से फिर हम डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल निकालेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ हमें पानी वाटर को हमें जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है इरिगेशन के लिए, हम वहाँ अपने क्या करेंगे, वाटर को हम ले जाएंगे, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ कैनाल, मेन कैनाल्स। जिसको हम, ये वाली जो कैनाल हमारी दिख रही है, इस कैनाल को हम क्या बोलते हैं, मेन कैनाल। ये जो है ब्रांच कैनाल, ये भी ब्रांच कैनाल। ये है डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल, जो पानी हमारा यहाँ से क्या होगा, अपने खेतों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल बोलते हैं। इधर भी इसी तरह से ऐसे होगा, ठीक है। कैनाल का फंक्शन आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है। और कैनाल का शेप जो होता है, कैनाल कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है एग्जाम में कि कैनाल का शेप कैसा होता है। कैनाल का शेप जो हम लेते हैं, क्यों लेते हैं, कैनाल का शेप जो हम लेते हैं ट्रेपेजोइडल लेते हैं। ट्रेपेजोइडल क्यों लेते हैं? ट्रेपेजोइडल इसलिए लेते हैं, कैनाल का शेप हम ट्रेपेजोइडल इसलिए लेते हैं क्योंकि जो है इसमें हमें एरिया जो है बहुत ज़्यादा मिल जाती है। जब एरिया बहुत ज़्यादा मिल जाती है तो वाटर जो है फ्लो बहुत आसानी से करने लगता है, ठीक है। अगर हम ऐसे ना लेके, अगर हम ऐसे लेते तो एरिया हमको बहुत कम मिलती, एरिया कम मिल रही है। अब हमें ट्रेपेजोइडल ले लिए, इतनी एरिया तो हमें इधर ज़्यादा मिल रही है, इसकी वजह से हम क्या, एरिया ज़्यादा मिलती है। जब एरिया ज़्यादा मिलेगा तो क्या होगा, वहाँ पे डिस्चार्ज भी ज़्यादा होगा। क्यों भी ज़्यादा होगा, डिस्चार्ज क्या होगा, डिस्चार्ज वहाँ पे ज़्यादा होगा, पानी ज़्यादा फ्लो करेगा, ठीक है, पानी यहाँ से ज़्यादा निकलेगा, ठीक है। इसीलिए ये जो स्लोप होता है, स्लोप आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। स्लोप क्या होता है, 2:1 होता है, 2:1 होता है। 1 मीटर पे हमें 2 मीटर का स्लोप देना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है ट्रेपेजोइडल शेप। कैसा होता है, ऐसा होता है, हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ ये वाला स्लोप कितना हम देते हैं, ये स्लोप जो हम देते हैं 2:1, ठीक है। 2:1 का क्या मतलब है, 2 हॉरिजेंटल 1 वर्टिकल, ठीक है। इसको हम बोलेंगे 2 हॉरिजेंटल
और 1 इसको बोलेंगे वर्टिकल। ठीक है, पहली वाली जो डायमेंशन आपको लिखेगी वो हॉरिजेंटल को बताएगा। ठीक है, और उसके बाद वाली जो डायमेंशन, ये वाली जो डायमेंशन जो है उसको वो बताएगी वर्टिकल को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चन कैनाल्स के क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, कैनाल का शेप कैसा होता है, तो आपको क्या टिक लगाना पड़ेगा, ट्रेपेजोइडल कैनाल होता है। ठीक है, और दूसरा कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, दूसरा बन सकता है इसका स्लोप कितना होता है, कैनाल का स्लोप कितना होता है, उसके लिए आप क्या टिक लगाएंगे, 2:1 होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। नहरें ज़्यादातर ट्रेपेजोइडल सेक्शन में की होती हैं, जो भूमि की सतह से कुछ ऊपर फिलिंग तथा व कटिंग में बनाई जाती हैं। जैसे ये मान लीजिए फिलिंग और कटिंग, ये आपका क्या हो गया, कटिंग हो गया। ठीक, इसको हम कटिंग बोलते हैं। ये आपका फिलिंग हो गया, ये जो है आपका ये फिलिंग्स हो गया। जितनी भी मिट्टी हम यहाँ से निकालते हैं, मिट्टी जैसे हम खुदाई करके मिट्टी को हम यहाँ से निकालते हैं, मिट्टी यहाँ पे हम डालते चले जाते हैं, तो ये क्या होता है, फिल हो रहा है। और ये जो मिट्टी यहाँ से कट होके बाहर निकल रही है, जो मिट्टी हम निकाल रहे हैं उसी को हम क्या बोल रहे हैं, कटिंग बोल रहे हैं। कटिंग व फिलिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ से आपको समझ में आया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल, नहरों का वर्गीकरण अकॉर्डिंग टू सप्लाई। ठीक है, सप्लाई के आधार पर हम जो है कैनाल को हम कितनी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम कैनाल को डिवाइड कर सकते हैं वो है हमारा कौन सा है, परनियल कैनाल को हम बारहमासी कैनाल बोलते हैं। बारहमासी इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें वाटर जो है हमें तो पूरी साल अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल रहता है, इसीलिए हम इसको पेरेनियल कैनाल बोलते हैं। पेरेनियल कैनाल कौन सी कैनाल होती है, वो कैनाल होती है जिसमें वाटर पूरे साल अवेलेबल रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पेरेनियल कैनाल बोलते हैं। ठीक है, अब इनंडेशन कैनाल, अब यहाँ पे देखते हैं इनंडेशन कैनाल कौन सी होती हैं। इनंडेशन कैनाल के बारे में भी हम नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या है, बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल एस्पेक्ट के आधार पर क्या हो सकता है, प्रोडक्टिव कैनाल और रिलीफ कैनाल। राहत नहरें, उत्पादक नहरें। प्रोडक्टिव कैनाल और रिलीफ कैनाल बेस्ड ऑन फाइनेंशियल, जो फाइनेंस के जो मैन मेड के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, फाइनेंस लेके, पैसे लेकर जो गवर्नमेंट बनाती है कुछ कैनाल को, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वो उसके आधार पर जो है आर्थिक दृष्टि से आधार पर बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल एस्पेक्ट। कितनी तरह की कैनाल हो गई हमारे पास, 2 तरह की हुई। कौन कौन सी, एक तो हो गया उत्पादक नहरें, एक तो हो गया राहत नहरें। उत्पादक नहरों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिव कैनाल, और इसको राहत नहरों को हम क्या बोलते हैं, रिलीफ कैनाल। ठीक है, अब हम देखते हैं बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, और एक तो उसके बाद है फंक्शन के आधार पर कितने तरह की होती हैं कैनाल। फंक्शन के आधार पर एक तो होता है इरिगेशंस कैनाल जो होगी सिर्फ वो कैनाल जो सिर्फ इरिगेशन के पर्पज़ से यूज होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, इरिगेशंस कैनाल। ठीक है, या फिर फीडर कैनाल होगी एक। ठीक है, या एक होगी पन बिजली है, हाइडल कैनाल जो होगी, इससे हम क्या बोलते हैं, बिजली का उत्पादन करते हैं। ठीक है, फीडर कैनाल का हम देखते हैं अभी नीचे क्या है। ठीक है, आगे हम देखते हैं अब। अच्छा, फीडर कैनाल, फिर हो गया नेविगेशन कैनाल, फिर स्केप कैनाल, फिर लिंक कैनाल, कड़ी नहरें। इतनी 5-6 तरह की होती। कितने तरह की होती है हमारे पास, बेस्ड ऑन देयर फंक्शन के आधार पर कैनाल को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, कैनाल को हम 6 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से भाग में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर ऑफ हमारा इरिगेशन कैनाल, दूसरा क्या है, फीडर कैनाल, थर्ड क्या है, हाइडल कैनाल, और इसके बाद हमारा चौथा क्या है, नेविगेशन कैनाल, पांचवा क्या है, स्केप कैनाल, और छठा क्या है, लिंक कैनाल। ठीक है, अब बेस्ड ऑन अलाइनमेंट, ठीक है, संरेखा के आधार पर, अलाइनमेंट के आधार पर हम बात करें तो डी हमारा अलाइनमेंट के आधार पर कौन कौन सी कैनाल हो सकती हैं। देखो, अलाइनमेंट के आधार पर जो हो सकती है, एक तो जल विभाजक रेखी या रिज नहर, वाटरशेड कैनाल या रिज कैनाल जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, जल विभाजक रेखी, और उसके बाद है समोच्च रेखी या कंटूर कैनाल,
दूसरा हो गया, और साइड स्लोप कैनाल, ठीक है। 3 तरह की होती हैं कैनाल, जो भी बेस्ड ऑन द अलाइनमेंट, अलाइनमेंट के हिसाब से, अलाइनमेंट के हिसाब से हम कैनाल को, अलाइनमेंट के हिसाब से कैनाल को हम कितने तरह से डिवाइड कर सकते हैं? 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला वाटरशेड कैनाल, दूसरा कंटूर कैनाल, तीसरा साइड स्लोप कैनाल, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। बेस्ड ऑन अलाइनमेंट के हिसाब से कितने तरह की? 3 तरह की कैनाल्स होती। कौन कौन? एक तो वाटरशेड कैनाल, जिसे हम वाटरशेड कैनाल को हम क्या बोलते हैं? रिड्ज कैनाल भी बोलते हैं, और दूसरा कंटूर कैनाल, और तीसरे साइड स्लोप कैनाल। वाटरशेड लाइन जहाँ से वाटर जो है रन ऑफ करके फील्ड तक पहुँचता है, रिवर तक पहुँचता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वाटरशेड कैनाल या रिड्ज कैनाल, ठीक है। कंटूर कैनाल ऐसी कैनाल होती है जिसमें हम इरिगेशन जो है दोनों तरफ से कर सकते हैं, ठीक है। या तो लेफ़्ट से करिए या तो राइट से करिए, इधर से भी कर सकते हैं हम, इधर से भी कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा ये है हमारा साइड स्लोप कैनाल में जो होता है इरिगेशन ओनली वन साइड से करते हैं, इसीलिए हम इसका नाम किस नाम से जानते हैं? साइड स्लोप कैनाल के नाम से जानते हैं। इरिगेशन ओनली वन साइड से अलाउ होता है, ठीक है। इसके बारे में हम तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, आगे डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं हमारा बेस्ड ऑन कैपेसिटी ऑफ डिस्चार्ज की कैपेसिटी के हिसाब से, मतलब कितना डिस्चार्ज कैनाल कर रहा है, उसके हिसाब से हम कैनाल को कितने उसमें डिवाइड कर सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द कैनाल बेस्ड ऑन डिस्चार्ज कैपेसिटी, ठीक है। डिस्चार्ज के हिसाब से हम कैनाल को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा, अगर डिस्चार्ज हमारा Q जो है अगर ग्रेटर देन 30 क्यूमिक हो, 30 क्यूमिक का मतलब क्या होता है? 1 क्यूमिक बराबर जो होता है, 1 क्यूमिक बराबर होता है 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब पर सेकेंड में 1 मीटर क्यूब पानी फ्लो कर रहा है थ्रू द कैनाल्स, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? अगर 1 क्यूमिक कहीं लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब हुआ? क्यूमिक की यूनिट पूछ सकता है आपसे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है? 1 क्यूमिक बराबर क्या हो सकता है? 1 क्यूमिक बराबर 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 1 मीटर क्यूब पर हावर, 1 मीटर क्यूब, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यूनिट इसका। अब हम आगे देखते हैं, अगर डिस्चार्ज हमारा 30 क्यूमिक से ज़्यादा है तो उसको मेन कैनाल बोलेंगे या ब्रांच कैनाल बोलेंगे, ठीक है। अगर डिस्चार्ज हमारा 2 से लेकर 30 क्यूमिक के बीच में है तो उसको डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल या माइनर कैनाल्स बोलेंगे हम। और इसके बाद हमारा है एडवांटेजेस ऑफ फ्लो इरिगेशन और सरफेस इरिगेशन का एडवांटेजेस क्या है। अभी जो हम ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमने 2-3 क्लासेज इसमें ली हैं, इसमें हम थोड़ा देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस, फ़ायदे क्या क्या हैं, फ्लो इरिगेशन का फ़ायदा क्या है, या सरफेस इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन को हम सरफेस इरिगेशन भी बोलते हैं। सिंचाई की अन्य विधियों की तुलना में इसमें प्रारंभिक व्यय कम होता है, मतलब सरफेस इरिगेशन में एक तो खर्चा कम आता है, ठीक है। जो भी और डिफरेंट विधियां हैं जो हम पढ़ेंगे अभी, डिफरेंट विधियां हैं, उसमें क्या होता है? खर्चा ज़्यादा आता है। लेकिन जो फ्लो इरिगेशन है इसमें खर्चा कम आता है। यह विधि आसान होती है, बहुत आसानी से, इसमें आसानी और सुविधाजनक होती है, ठीक है। इसे कोई भी कर सकता है आसानी से, इसमें किसी स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और इसमें विभिन्न यंत्रों की आवश्यकता नहीं होती, इसमें भी किसी भी यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। सिर्फ हमें क्या बनाना पड़ता है? मेड़े बनानी पड़ती हैं, ठीक है। और छोटे किसानों के लिए सुविधाजनक होती है, जो छोटे सीमांत के किसान होते हैं उनके लिए बड़ी आसानी होती है। गांव में ज़्यादातर फ्लो इरिगेशन ही यूज होता है। छोटे नदी नालों में जो पानी व्यर्थ बह जाता है उसका सिंचाई में उत्तम ढंग से प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। जो भी वहाँ पे कैनाल्स वगैरह हैं छोटे छोटे, अगर कहीं हैं तो उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। सिंचाई क्षेत्र के पास स्थित होने के कारण पानी की ड्यूटी अधिक होती है, ठीक है। वहाँ पे अगर मान लीजिए सिंचाई क्षेत्र के पास स्थित होने के कारण अगर जहाँ पे सिंचाई
कोई कैनाल्स वगैरह अवेलेबल है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे पानी वाटर की ड्यूटी क्या होगी, वहाँ पे ड्यूटी ज़्यादा होगी। अलग अलग सिंचाई योग्य क्षेत्र में प्रवाह सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है। अलग अलग अब हम देखते हैं हमारा अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस ऑफ फ्लो इरिगेशन के क्या लिमिटेशंस हैं। पहला, इस विधि का जल प्रयोग इफ़िशियंसी कम होती है। ठीक है, जल प्रयोग इफ़िशियंसी कम होती है क्योंकि इसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, लॉसेस कौन से हो सकते हैं। पहला, इन्फिल्ट्रेशन लॉस हो सकता है। दूसरा, इवोपरेशन लॉस हो सकता है। ठीक है, ये सब लॉसेस हो सकते हैं इसमें। इससे पर्याप्त जल की क्षति होती है, इसमें जल बहुत ज़्यादा लॉस होता है। ठीक है, अधिक जल भराव हो जाने के कारण भूमि ऊसर बनने की संभावना रहती है। अगर पानी बहुत ज़्यादा हमने डाल दिया, ठीक है, पानी की लिमिटेशन तो होती नहीं, कितना भी डाल सकते हैं। पानी ज़्यादा अगर हमने डाल दिया अपने खेत में तो उसमें क्या होगा, वो भी नुकसान करेगा। ठीक है, सिंचाई के लिए पानी के उपलब्ध होने की कोई गारंटी नहीं होती और इसमें जो है सिंचाई के लिए पानी है या नहीं है फ्लो इरिगेशन में, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। अब हम यह व्यवस्था सभी क्षेत्रों में नहीं अपनाई जा सकती। ठीक है, कहाँ नहीं, जैसे अगर प्लेन एरिया है तो वहाँ पर तो हम कर सकते हैं, लेकिन कहीं अगर मान लीजिए कोई वैसी एरिया है या मतलब प्लेन एरिया में तो हम नहीं कर सकते हैं। प्लेन एरिया में तो इसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं मान लीजिए स्लोपी एरिया आ रही है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पर इसको हम नहीं यूज कर सकते हैं। नदी के सभी पानी का उपयोग नहीं हो पाता है। नदी के सभी पानी, इसमें ज़्यादातर सारा पानी का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। ऊँचे क्षेत्रों में पानी पहुँचाना मुश्किल हो जाता है। कहीं अगर ढलान ऊँचा क्षेत्र है, मान लीजिए हमारा पानी का लेवल यहाँ है और पानी हमको पहुँचाना अपने खेत पे यहाँ, तो क्या करेंगे, यहाँ पर पानी नहीं पहुँच सकता। ठीक है, ये सब इसको क्या है, लिमिटेशंस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, फ्लो इरिगेशंस के। अब आज का टॉपिक जो भी था हमारा यहीं पे, आज हमने फ्लो इरिगेशंस के लिमिटेशंस वगैरह देखें, कुछ कॉन्सेप्ट देखें। अब हम आगे देखेंगे स्प्रिंकलर इरिगेशंस के बारे में, हम पढ़ेंगे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, स्प्रिंकलर इरिगेशन से एक विधि है, बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा अब हम कल करेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। ओके, थैंक्स।